अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमने पहले 2 पार्ट अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास 3rd पार्ट हम अभी स्टडी करेंगे। 2nd पार्ट पैथोफिजियोलॉजी 2। ठीक है, तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है, ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे कि ये किस वजह से होती है, मतलब इसमें कौन से सेल इफ़ेक्ट होती है या उसकी कौन से वो सेल्स होती हैं जो कि रिसेप्टर जो है वो सेंसिटिव या इनसेंसिटिव बन जाती है। ठीक है, तो हम पेंक्रियाज की जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये केम्यू की स्लाइड्स है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ों पे ही फोकस करना है। ठीक है, केम्यू जितने भी पेपर आते हैं ना वो इस ही अपनी स्लाइड से बनाते। ठीक है, बहुत से जो है वो सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हम कौन से स्लाइड पढ़े, न्यू स्लाइड के लिए वो वेट कर लेते। वेट कभी भी नहीं करना है। ठीक है, आपने इस स्लाइड्स पे ज़्यादा तवज्जो देना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो कुछ नई मतलब 1-2 स्लाइड आते हैं तो वो थोड़ा सा रीड करें, 1 पॉइंट 2 पॉइंट वो न्यू उसने ऐड किया हुआ है वो आपने नोट कराने हैं। कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं कराती, क्योंकि केम्यू आपको पता है कि केम्यू बहुत तो मतलब ये नहीं है कि वो फ्री होती है, केम्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो कोई स्लाइड चेंज नहीं करा रहे। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हमने की, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस के लिए तो by the end of this the class students will be able to review of anatomy and physiology of endocrine pancreas। ठीक है, briefly discuss the classification of diabetes mellitus। ठीक है, discuss etiology, pathophysiology and clinical manifestation of the types 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus। ठीक है, identify pathogenesis and manifestation of the acute and chronic complication of diabetic mellitus। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो साइंस सिम्टम्स होती है, उसकी जो टाइप्स है डायबिटीज़ की, उसकी मतलब जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप अगर केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाले जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि पेंक्रियाज, अभी हम पेंक्रियाज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डायबिटिक्स मेलाइटिस का जो हम नाम लेते हैं ना तो उनका मेन ये चीज़ होती है कि जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो पर्सन हम डायबिटिक्स ऐसा मतलब क्या करेंगे, वो हमें तस्वुर होगा कि ये डायबिटिक्स है। ठीक है, जब सिस्टमिक में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि वो किस वजह से, तो पेंक्रियाज की वजह से, क्योंकि द पेंक्रियाज इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन मोस्ट ऑफ द विच इज़ लोकेटेड पोस्टीरियर टू द बॉटम हाफ ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये भी एक उसने लोकेशन बयान की हुआ है कि मतलब ये बॉटम ऑफ मतलब जो स्टमक होती है उसके साथ होती है और पोस्टीरियर साइड होती है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि जिस साइड पे इंटीरियर या पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर साइड पे क्या है, स्टमक में वो स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, मतलब बैक साइड के साथ वो प्रेजेंट है। ठीक है, although it is primarily an इसके की exocrine gland secreting a variety of digestive enzyme functioning as an exocrine gland, the pancreas जो है हमारे पास क्या करा देते हैं, excrete enzyme to break down protein, lipid, carbohydrate and nucleic acid in food। देखें हमारे पास आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो क्या है, डबल ग्लैंडेड जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास पेंक्रियाज है, क्योंकि ये एंडोक्राइन भी काम करते हैं और एक्सोक्राइन भी काम करते हैं। तो एक्सोक्राइन उसने बयान किया कि इसकी फंक्शन ये है कि ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइफेज, ठीक है, और ये जो गेस्ट मतलब जो जूस होती है ना, ठीक है, तो वो ट्रिप्सिन वगैरह ये सब चीज़ें, ये जो एंजाइम है तो ये किस लिए वो प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए, लिपिड की ब्रेकडाउन के लिए और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के लिए। समझ गए स्टूडेंट्स। फिर क्या है कि जो हमारे पास क्या है कि फंक्शनिंग, और ये जो एंडोक्राइन फंक्शन करते तो एंडोक्राइन ग्लैंड द पेंक्रियाज सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन।
इंसुलिन एंड ग्लूकागान टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर लेवल थ्रू आउट द डे। देखिए हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो फंक्शन है एज अ पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज जो है मतलब सिक्रीट करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आइसोसलेट आप लंगरहान होती है, ठीक है। तो उससे इंसुलिन जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बीटा सेल से, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना, ठीक है। और जो अल्फा होते हैं ना, तो अल्फा सेल से प्रोड्यूस होते हैं कौन, ग्लूकागान, ठीक है। और एक और भी है जो कि ग्रोथ हार्मोन की एक क्या है कि उसकी टाइप्स है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो वो भी डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागान अभी हम बात करते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं आपकी किसकी, कि ब्लड शुगर लेवल थ्रू आउट द डे आपको कंट्रोल करा देती है, ठीक है। ये दो हार्मोन अगर अगर ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ग्लूकागान इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करेगा लेवर में। लेकिन अगर आपको जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये जो है ग्लाइकोजन जो है वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इंसुलिन ये सेल में अंदर लेके जाता है, ठीक है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे। इट इज़ के पैंक्रियाटिक आइसोसलेट्स क्लस्टर ऑफ अ सेल फॉर्मली नोन एज द आइसोसलेट्स ऑफ लंगरहान सिक्रेटेड द हार्मोन ग्लूकागान फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अल्फा सेल। समझ गए ना, सेंट्रल ऑफ द अल्फा सेल से ग्लूकागान, ठीक है। एंड इंसुलिन फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द बीटा सेल, ठीक है। एंड सोमेटोस्टेटिन इज द पेरिफेरल जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स होती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने कि जो सोमेटोस्टेटिन्स होती है तो वो कौन से मतलब जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स होती है ना, ये भी प्रोड्यूस हो रही है सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होती है। ये है स्ट्रक्चर हमारे पास पैंक्रियास के, ठीक है। तो ये आपने जो है वो मतलब अपने कंसेप्ट क्लियर करना है इस चीज़ों से, ठीक है। कि देखिए हमारे पास क्या होते हैं, ये तो आप उसने मतलब कि पेंक्रियाज है, ये बाइल डक है, ठीक है। बाइल डक मतलब जो गाल ब्लैडर से आते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब कॉमन बाइल डक भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइल आती है, ठीक है। इस जगह में पेंक्रिया जो गाल ब्लैडर होती है उस गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। इस गाल ब्लैडर से जो बाइल डक के थ्रू फिर पेंक्रियाज में आ जाती है, और उस पेंक्रियाज से जो है क्या होती है, फिर इस तरीके से हमारे पास जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम हैं और हार्मोन है वो उस पर एक करा देती है। तो कॉमन बाइल डक हो गया, ड्यूडेनम ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक हो गया। लेकिन आपने इसमें जो मेन चीज़ें होती है ना, वो इसमें एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये सेल जो है ना, देखिए ये जो है उसने जो जूमिंग किया हुआ है, तो ये हमारे पास उसकी सेल्स हो गया, ठीक है। इसमें 3 है, अल्फ़ा कौन, ग्लूकागान प्रोड्यूस करते हैं, बीटा इंसुलिन, और ये जो एक्सोक्राइन एसिनर सेल है मतलब जो एलाइफेज, प्रोटीएज और जो एमएलएज है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के, तो ये आपने याद रखना है। फिर फिजियोलॉजी क्या है, मतलब जो सेल्स पैंक्रियाज में प्रेजेंट है तो उसकी फंक्शन कैसे करते, ठीक है। फिजियोलॉजी मीन जो फंक्शन कर दें। तो द अल्फा सेल प्रोड्यूस द हार्मोन ग्लूकागान and make up approximately 20% of each isosceles। तो 20% एक आइसोस जो मतलब मिलेंगे हाँ आइसोसलेट्स होती हैं उससे प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकागान प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्लड ग्लूकोज जो रेगुलेशन होती है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट एट रिलीज। देखिए जब ग्लूकोज की मतलब क्या होती है लो ग्लूकोज, ये तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि ये ब्लड की जो ग्लूकोज रेगुलेशन होती है ये उसकी काम है, ठीक है, उसका काम है। लेकिन अगर ग्लूकोज की मकदार आपके बॉडी में कम हुआ तो ये ग्लूकागान जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर हुआ है, ठीक है, आपके लेवर में, तो वो उससे निकालते हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेके जाते हैं। मतलब वो ग्लाइकोजन के पान में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, स्टोर है, उससे थ्रू द ग्लूकागान वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और आपके जो सीरम है उसमें ग्लूकोज की मकदार बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि सेल के लिए तो ज़रूरत होती है ना। तो द बीटा सेल प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन एंड मेक अप अप्रोक्सीमेटली 75% of the each isosceles। elevated blood glucose levels stimulate the release of insulin। देखें ये इसकी अपोजिट है, देखें ना,
एक तो ये MCQs के लिए याद रखें कि 20% सिर्फ और सिर्फ जो है अल्फ़ा सेल्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो आइसोलेट्स या लंगरहान है, ठीक है, वो बनाते हैं अल्फ़ा सेल, ठीक है, मतलब ग्लूकागान कम बनाते हैं, लेकिन जो इंसुलिन है वो 75% जो है वो बनाते हैं। तो जब हमारे बॉडी की जो सीरम होते हैं, मतलब जो ब्लड होते हैं, तो उसमें कोई जब ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं ना, तो उस बढ़ जाने की वजह से इंसुलिन रिलीज़ होती है, और इस इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड से ग्लूकोज को पैकअप करना और सेल में अंदर लेके जाना। समझ गए स्टूडेंट? तो ये इसका क्या है, काम है, ठीक है, फिजियोलॉजी है। फिर डेल्टा सेल का काम है कि द डेल्टा सेल अकाउंट फॉर 4%, तो ये 4% है, ये भी आपने याद रखना है। अब द आइसोलेट सेल्स एंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। रिकॉल दैट द सोमेटोस्टेटिन इज आल्सो रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस एज अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेल्टा सेल है जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करा देते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब जो हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि एक इंसान की जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है उसको इनहिबिट करना, उसको स्टॉप करना, इस हार्मोन की जो काम है, उसी तरह ये सोमेटोस्टेटिन भी काम करते हैं। तो द स्टमक एंड इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट इट एन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है ना। पैंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। देखें ये जो सोमेटोस्टेटिन है, तो ये वर्क किस चीज़ पे करते हैं, आपकी इंसुलिन और ग्लूकागॉन को बंद करा देती है, मतलब उसकी प्रोडक्शन में कोई भी जो है वो इंटरफेयर करवा देते हैं। तो जब इसमें इंटरफेयर कर लेते हैं ना, तो फिर क्या है कि जो द पॉलीपेप्टाइड जो सेल्स होती है, हमने पहले पढ़ा ना, तो अकाउंट फॉर फिर कि अकाउंट फॉर अबाउट 1% ऑफ आइसोलेट्स ऑफ सेल्स एंड सिक्रीट द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो इस सेल से फिर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 4 मेन सेल्स है, एक हमारे पास अल्फा है, बीटा है और गेमा है, और इसी तरीके से जो है गेमा के मीन डेल्टा है, ठीक है। और ये 3 हो गया। 4 नंबर पे पॉलीपेप्टाइड सेल्स है, ठीक है, जो कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं। समझ गए? फिर क्या है कि इट इज़ थॉट टू प्ले अ रोल इन एपेटाइट। ये जब इंसान को भूख लगती है ना, ये इसमें रूल अदा करते हैं, मतलब अपना किरदार अदा करते हैं, एज वेल एज इन द रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो ये भी इसी तरीके से, मतलब जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एक्टिविटी पैंक्रियास करते हैं ना, तो उसको एक बैलेंस में रखना, उसको मेंटेन करना, ये भी हमारे पास क्या है, किसका काम है, पॉलीपेप्टाइड सेल का, ठीक है, जो 4 नंबर पे है। तो जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है रिलीज फॉलोइंग अ मील may reduce further food consumption, however it is also released in response to fasting। देखिए हमारे पास क्या होती है, मतलब ये है कि ये मील के दौरान जो है वो रिड्यूस होती हैं। मतलब ये है कि अगर एक पर्सन मील खाता हो ना, खाना वगैरह खाते हैं, तो इस खाने के दौरान जो है ये जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ना, तो ये प्रोड्यूस होते हैं। जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो इसकी वजह से इंसान को फिर वो क्या है कि फुलनेस अपील होंगे, तो इसी वजह से वो खाना वगैरह फिर बंद करा देती है, मतलब वो कह रहा है कि हम बस फुल हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये फास्टिंग के दौरान रिलीज़ होती है, ठीक है। किस चीज़ में, फास्टिंग के दौरान। ये MCQs के लिए याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कि जो पहले हमने जितने भी पढ़ा है उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी था, जो बेसिक था, ठीक है, क्लियर हो गया आपकी कंसेप्ट। फिर आते हैं कि जो डायबिटिक्स मेलाइटिस होती है, जो कि हमारा मेन टॉपिक्स है, ठीक है। तो MCQs के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपने अपने नोट्स में जो है जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अपने साथ लिख ले, ठीक है। अब मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस किस चीज़ को कहते हैं, शुगर डायबिटीज़ को कहते हैं। इट इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। तो क्या मतलब सिस्टेमिक
में जब ब्लड ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। विद द डिजीज़ वाज गिवन इट ने बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन द यूरिन। देखिए हमारे पास अगर बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो फिर हाँ आपकी किडनी तो एक्सक्रीशन करेगा, वो ज़्यादा जब यूरिन जब फॉर्मेशन करेगा तो उसमें ग्लूकोज भी निकालेगा। समझ गए स्टूडेंट। तो इसी तरीके से क्योंकि द टर्म डायबिटीज़ मेलाइटस जो है मतलब हनी स्वीट्स वाज एडेड बाय थॉमस वेलिस जो ब्रिटेन सोथेन इन 1675 आफ्टर रीडिस्कवरिंग द स्वीटनेस ऑफ यूरिन एंड ब्लड ऑफ पेशेंट। देखिए हमारे पास पहले जो है उसने कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है हनी स्वीट जो होते हैं ना, मतलब इसी तरीके से एक साइंटिस्ट था थॉमस वेलिस, ठीक है, कि उसने स्टडी किया था कि उसने किस चीज़ से स्टडी की, क्योंकि जो यूरिन एक पेशेंट करता था ना तो उससे ऐसा स्वीटनेस हनी स्वीट सा स्मेल आता था, ठीक है। तो उसी वजह से जब उसने उस पर स्टडी किया था, ठीक है, तो फिर उसने ये निकाला कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है और ये किस वजह से होती है, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है ब्लड में। इट इज़ एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंडोक्राइन इसीलिए है कि इसमें क्या होती है, इसमें इंसुलिन और जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन होते हैं ना वो इफ़ेक्ट हो जाती है। लेकिन ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसीलिए है कि आपकी लिवर में मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, जो कि आपके लिए ग्लूकोज बना रहा है ना। तो जब डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है तो इसकी वजह से आपकी लिवर मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट की जो है वो लिवर इफ़ेक्ट हो जाती है, फिर उसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस द डिजीज़ कैन बी क्लासीफाई इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन इट इज़ काज। देखिए तो मुख्तलिफ़ किस्म के उसने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो काजेस क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ कॉज्ड बाई एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन, ठीक है, that among other consequences lead to an increase in plasma glucose concentration। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस का मेन काज यही है कि एक इंसान को जब इंसुलिन की कमी आ जाती है, तो जब इंसुलिन की कमी आ जाती है तो इसी वजह से उसकी जो consequences होती है, मतलब जो नताइज होती है, तो उसकी वजह से उसकी ग्लूकोज की मकदार ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। तो जब मतलब ग्लूकोज की मकदार ब्लड में प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाती है तो इंसान क्या कि उसको एज अ डायबिटिक्स पेशेंट क्या करेगा, रूल आउट करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि आपको पता है कि उसकी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स के, टाइप 1 हम कहते हैं, टाइप 2 हम कहते हैं, ठीक है, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम कहते हैं। तो ये तीनों हम इंशाल्लाह इस स्लाइड्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिए। तो टाइप 1 जो है तो उसको हम दूसरा नाम एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स मेलाइटस हम कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इंसुलिन डायबिटिक्स जो डिपेंडेंट डायबिटिक्स मेलाइटस वो होती है, मोस्टली ये आपने याद रखना है कि टाइप 1 जेनेटिकली भी होती है, ठीक है। मोस्टली जो होती है वो जेनेटिकली होती है, ठीक है। तो देखिए कि टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स मेलाइटस जो है प्रीवियसली कॉल्ड द क्या कि जुवेनाइल जो है जुवेनाइल डायबिटिस उसको कहते हैं कि ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, ठीक है, किस में, बच्चों में होते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि देयर इज़ एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन सो दैट द पेशेंट नीड एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इंसुलिन। देखिए इस टाइप 1 में जो भी पेशेंट मतलब वो छोटा हो बड़ा हो, इसमें जब अकर हो जाती है ना टाइप 1, उसमें अकर हो जाती है तो उसको बाहर से हम ज़्यादा जो है इंसुलिन की ज़्यादा क्या देते हैं, एक्सोजीनियस इंसुलिन उसको देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो ग्लूकोज की मकदार होती है वो प्रॉपर हो जाते हैं। तो हमारे पास, ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि ये जो नेम है ना ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा डायबिटीज़ है, ठीक है, बस ये याद रखें अपने। फिर क्या है कि द कंडीशन इज काज बाई लीशंस इन द बीटा सेल्स ऑफ द pancreas एज अ रूल प्रोड्यूस बाई एन ऑटो इम्यून मैकेनिज्म दैट मे
देखिए ऑटो इम्यूनियम मीन आपकी खुद की जो बॉडी है वो बीटा सेल पे इफेक्ट करा देती है और ये जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस हैव बीन ट्राइगर बाय अ वायरल इन्फेक्शन, तो मुख्तलिफ किस्म की वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर होती है तो वो ऑटो इम्यूनियम होती है, ठीक है, मतलब जेनेटिकली होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी आप समझ जाए तो सब कुछ आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। सबसे अच्छी और मतलब जो इम्पोर्टेंस हो वो पैथोफिजियोलॉजी होती है, ठीक है, कि टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ड्यू टू द टाइप पोर हाइपर सेंसिटिविटी। एमसीक्यूज़ है, आप अपने साथ लिख लें। पोर हाइपर सेंसिटिविटी की रिस्पांस से होती है, मतलब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो होती है। तो वेयर पर्सन ओन टी सेल अटैक पेंक्रियाज, ठीक है। नॉर्मली टी सेल रिएक्ट अगेंस्ट एंटीजन विच प्रिवेंट टू अटैक अदर बॉडी ऑर्गन एट इट्स कॉल्ड टी सेल सेल्फ टॉलरेंस। देखें हमारे पास क्या होती है कि नॉर्मली उसमें मतलब अपने बॉडी जो खुद की बॉडी होती है वो बचाता है किसी से जो एंटीजन बाहर से आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है कि ये टी सेल खुद अपनी सेल पे जो है वो अटैक करा देती है। तो नॉर्मली ये टी सेल सेल्फ टॉलरेंस होती है, मीन अपनी खुद की जो बॉडी होती है, बॉडी ऑर्गन्स होती है, उसके लिए ये बर्दाश्त करा देती हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या फिर देंगे इन डायबिटीज मेलाइटिस बिकॉज ऑफ ट्राइगरिंग फैक्टर लॉज ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, ठीक है। तो वो जो सेल्फ टॉलरेंस था टी सेल का वो क्या हुआ, वो लॉस हुआ। जब वो लॉस हुआ तो फिर देखें एंटी सेल स्पेसिफिकली टारगेट बीटा सेल आप पेंक्रियाज। तो बीटा सेल की जो पेंक्रियाज होती है, मतलब पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है वो क्या होती है, वो उसकी टारगेट होती है। तो टी सेल्स कोऑर्डिनेट्स other cells antibodies and target beta antigen cell and destroy them, resulting in less insulin and glucagon files of in blood and cannot गो इनटू द सेल। देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो टी सेल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी, आपकी इम्यूनिटी आपकी इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना देती है इन द फॉर्म ऑफ ऑटो एंटीबॉडी, और वो आते हैं और बीटा सेल में इफेक्ट करा देती है। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो है फिर इंसुलिन तो नहीं बनेगा ना। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो सेल में ग्लूकोज कहाँ से लेगा। इंसुलिन ही चाबी है किस चीज़ के, ग्लूकोज की सेल के अंदर लेके जाना, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द बीटा सेल द ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिसअफेयर। तो फिर ऑटो एंटीबॉडी जो है मतलब जब बीटा सेल ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए, तो फिर ऑटो एंटीबॉडी खुद बहुत ख़त्म हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर पैथोफिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट देखते हैं तो वन जीन इन क्रोमोसोम नंबर 7 ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन is important for the regulation of the immune response. This gene is encoded for a major histocompatibility complex होती है, ठीक है, which is important for a recognition foreign molecule and maintenance self tolerance। देखिए हमारे पास एक जीन होती है, वो बता रही है कि 7 नंबर क्रोमोसोम पे जो है वो एक जीन है, ठीक है, ह्यूमन जो ल्यूकोसाइट्स एंटीजन है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस होती है, हाँ मतलब रेगुलेशन सिस्टम के लिए, आपकी इम्यूनियम की जो रिस्पांस होती है, ठीक है, वो उसके लिए। तो ये पहले से ये जीन जो है इनकोडेड हुआ होती है, मतलब जो मेजर जो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए, जब कोई भी फॉरेन बॉडी आते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसको इफेक्ट करा देते। तो जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स होते हैं ना is a serving plate where antigen are present for immune response। 90% of cell destroy until symptom मतलब symptom appear होती है। देखे उस वक्त तक, मतलब ये जो ये पॉइंट था ना, तो जो MHC मतलब जो कम्प्लेक्स था ना, तो वो क्या करते हैं, अपना जो काम करते हैं सर्विंग करते हैं ना, एज अ फ्लैट करते हैं फिर, ठीक है। मतलब ये
जो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनते हैं ना, तो बाहर से जब एंटीजन आ जाती है और हमारा बॉडी उसके साथ जो ऑटो एंटीबॉडी, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्स बना देती है और फिर उसको मार देती है। ठीक है, तो जब ये जहाँ जिस आर्गन में भी ये मैकेनिज़्म होगा कि बाहर से एंटीजन आ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, तो जहाँ पे होगा, अगर ये पेंक्रियाज में होगा और वो बीटा सेल के दरमियान होगा, तो बीटा सेल्स फिर इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि इस टाइम सेप्सिस हो जाती है। सेप्सिस जानते हैं ना, सेप्सिस वो है कि फॉरेन बॉडी की वजह से जो है आपकी एक ऑर्गन्स डैमेज हो जाती है। फिर ये तब साइन सिम्टम शो करेगा जब 90% जो आप कोई पर्सन का सेल डैमेज हो जाती। तो 4 मेजर जो सिम्टम्स ऑफ द डायबिटिक्स है, तो एक हमारे पास पॉलीपेगिया है। ठीक है, उसकी जो भूख हो बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, फिर ग्लाइकोयूरिया बहुत मतलब जो उसको यूरिनेशन होती है ना, मतलब यूरिन में वो ग्लूकोज एक्सक्रीट ज़्यादा करेगा, पॉलीयूरिया। ठीक है, तो पॉलीयूरिया हमारे पास क्या है कि मतलब आपकी यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है। पॉलीडिप्सिया मतलब एक पर्सन को जब टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो उसको ज़्यादा तरस लगेगा। ठीक है, ड्यू टू अ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड एडोफोस टिश्यू एंड मसल सेल्स स्टार्ट ब्रेक डाउन fat lipolysis and protein proteolysis due to the weight loss occur and increase feeling hungering called the पॉलीफेगिया। ठीक है, तो पॉलीफेगिया क्या है कि जब एक इंसान की हंगर की जो है वो जो फीलिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि ब्लड में तो ग्लूकोज रिवाल होती है लेकिन इंसुलिन नहीं है। जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज कैसे जो है वो ब्लड मतलब जो सेल्स है उस सेल्स के अंदर तो नहीं जाएगा ना। जब सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो फिर आपको खुराक तो नहीं मिलते, आपकी सेल्स आपकी तमाम बॉडी चलाते हैं ना, तो इसी वजह से फिर आपको भूख ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से तमाम जितने भी बॉडी के फैट्स हैं, प्रोटीन है, उससे ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस पे वो ग्लूकोज बना देती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि सिंस ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव विच लीड टू इंक्रीज द सर्कुलेशन टूवर्ड किडनी, दिस फर्दर लीड टू पोलियूरिया एंड डिहाइड्रेशन एंड पोलीडिप्सिया। देखिए हमारे पास जितने भी ग्लूकोज होते हैं ना वो ऑस्मोटिकली, मतलब ऑस्मोटिकली ये है कि ये तो द प्रेशर हो जो है वो हमारे पास एक्टिवली रिवॉल्व होते हैं, तमाम के मतलब सर्कुलेशन में वो चलते हैं। तो किडनी क्या कराते हैं? किडनी ये कराते हैं कि मतलब दिस क्या है कि फर्दर लीड टू, इसी वजह से पोलीयूरिया अकर हो जाती है। ठीक है, बॉडी में। फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस हो जाती है। तो कीटो एसिडोसिस हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि डायबिटिक्स कीटो एसिडोसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइपोलाइसिस लिवर स्टार्ट टू मेक कीटोन बॉडीज एसिड, जो एसिटिक एसिड होती है, एंड बीटा हाइड्रो ऑक्सी जो ब्यूटेरिक एसिड होती है ना, तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटिक्स कीटो एसिडोसिस। देखिए हमारे पास जब आपके बॉडी में क्या होती है, ग्लूकोज सही तरीके से नहीं मिल रहा हो, ठीक है, तो फिर आपकी बॉडी क्या करा देती हो, इनडायरेक्ट फॉर्म से आपके अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं ना। फॉर एग्जांपल लिपिड से बनाते हैं ना, तो लेपोलाइसिस कराते हैं। तो जब लेपोलाइसिस हो जाती है ना, और इसी तरीके से प्रोटीन, तो प्रोटीन जब वो ब्रेक डाउन करा देती है तो इसी वजह से कीटोन बॉडी बन जाती है। और कीटोन ख़ुद जो है वो एसिडिक है, तो वो क्या बना देती है, कीटोन बॉडी बन जाती है। तो इसी वजह से मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हम कहते हैं। और ये कीटोन बॉडी फिर आपकी बॉडी में रिवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये और कॉम्प्लिकेशन पर बॉडी में आकर होती है। तो दिस कीटोन बॉडीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी यूज बाय सेल्स एज अ इंक्रीज एसिडिटी। देखिए हमने पहले ही बताया जो कीटोन बॉडीज़ होती है वो क्या होती है, वो एसिडिक्स होती है। ठीक है, अब ब्लड फर्दर काज 3 क्रिटिकल सिम्टम। तो जब कीटो एसिडोसिस हो जाती है तो ये 3 सिम्टम जो है वो अकर करा देती है क्रिटिकली। ठीक है, एक हमारे पास कश्मोल जो रेस्पिरेशन होती है। तो कश्मोल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है कि जब एक इंसान की मतलब लंग्स के अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अकोमोलेट हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोर्सफुल
एक्सपायरेशन करेगा ताकि ग्लूको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो उसको हम कॉस्मोल जो है रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है, कि वो क्या होती है, एक्सपायरेशन कर लेते हैं डीप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हाइपरकैलेमिया आ जाती है, तो हाइपरकैलेमिया मीन उसकी जो कैल्शियम मतलब जो कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से फिर क्या है कि हाई एनाइन जो है गैप्स आ जाती है, मतलब जो आयंस होती है हमारी बॉडी की जो कंडक्शन प्रोसेस सही तरीके से बनाते हैं, वो हाई जो है वो गैप उसमें आ जाती है। फिर आते हैं कि जो सेल्स आल्सो कंटेन ट्रांसपोर्टर दैट एक्सचेंज हाइड्रोजन आयन व्हेन द ब्लड गेट एसिडिक। देखिए जब ब्लड एसिडिक हो जाती है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन की एक्सचेंज होती है मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्टर के ज़रिए। तो मीन देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन आयन्स गेटिंग इनटू द सेल। देखिए हाइड्रोजन आयन जो है वो फिर क्या होती है, सेल से बाहर निकल दे। तो जब सेल से बाहर निकलते तो उसकी वजह से क्या होते हैं, द सेल्स एंड पोटाशियम गेटिंग आउट ऑफ द सेल्स, दिस लीड टू हाइपरकैलेमिया। देखिए हमारे पास क्या होती है कि हाइड्रोजन आयन जो होती है उसकी लेवल हाई हो जाती है, किस चीज़ में, सेल्स में। लेकिन जो सेल्स होती है उसमें क्या होती है, देखिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन होती है ना, तो हाइड्रोजन आयन बॉडी से ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। जब ओके बॉडी से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा ना हाइड्रोजन आयन, तो उसकी वजह से फिर पोटाशियम जो है वो गेटिंग आउट ऑफ द सेल, वो भी सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड टू हाइपरकैलेमिया। देखिए जब आपके सेल से ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोटाशियम था ना के वो आएगा सीरम में, तो आपके ब्लड में तो ज़्यादा कैल्शियम लेवल होगा ना, कैल्शियम नहीं पोटाशियम, ठीक है। तो वो पोटाशियम जो है फिर इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हाइपरकैलेमिया आकर होती है। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट। देखिए इंसुलिन क्या कराते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं सोडियम आयन जो मतलब पोटाशियम एडिफेज होती है ना एंजाइम, विच हेल्प टू पोटाशियम एंड सोडियम आउट। देखिए पोटाशियम क्या करा देते हैं, अंदर करते हैं, और जो सोडियम है वो आउट ऑफ द सेल करते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज नो इंसुलिन पोटाशियम स्टे आउटसाइड ऑफ सेल्स एंड कॉज हाइपरकैलेमिया। तो अब समझ आ गया ना कि जब इंसुलिन नहीं होगी, क्योंकि इंसुलिन का काम ये था कि वो जो पोटाशियम था वो सेल के अंदर लेके जाता था बीटा सेल में, ठीक है, और सोडियम बाहर लेके आता था, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में। लेकिन जब आपके बॉडी में ग्लूकोज मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ये पोटाशियम जो है वो बाहर स्टे करेगा, इसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो उसी वजह से पोटाशियम हाइपरकैलेमिया में चला जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स। फिर क्या है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें, ठीक है, कि वायरल इन्फेक्शन या ऑटो इम्यूनियम डिजीज़ की वजह से या जेनेटिक जो डिस्पोजिशन होती है, मेन जो रीइंफोर्समेंट होती है जेनेटिक के, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल हो जाती है। तो बीटा सेल जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से जो है फिर क्या होती है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। जब डिफिशिएंसी आ जाती है तो फिर आपको पता है कि इंसुलिन जो क्या काम करते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं होंगे। जब प्रोडक्शन नहीं होंगे तो क्या होती है, ग्लाइसीमिया आकर होती है, मतलब जो ग्लूकोज की लेवल होती है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन का काम यही है कि ये ब्लड सर्कुलेशन से सेल में ग्लूकोज को अंदर करना। तो इसके मुताबिक हमारा बॉडी पर ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं और इस ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस के ज़रिए लिपोलाइसिस करते हैं, ठीक है, और जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करा देती है जी, ठीक है। तो इसकी वजह से हाँ, तो ये आपने याद रखें कि 10% ऑल डायबिटीज़ जो है वो 10 टाइप 1 ही होती है, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स। तो फिर हम आते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस होती है, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस। नाम से जाहिर है कि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है,
मतलब इंसुलिन आपके बॉडी में बन रहा है, लेकिन आपकी जो सेल की रिसेप्टर्स होती है तो उस रिसेप्टर्स में मसला है या डैमेज है, इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस अकर होते हैं। ठीक है, फिर क्या होती है टाइप 2 जो है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको हम कहते हैं कि मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स मेलाइटस। ठीक है, तो टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स मेलाइटस formerly called the maturity onset diabetes, it by pair the most common form of diabetes, here to genetic disposition is important। देखिए मतलब ये क्या होती है, ये मेच्योरिटी के स्टेज में आ सकती है, लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्वायर्ड है, मीन ये बाहर इन्वायरमेंटल की वजह से लगती है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है और कौन से खाना वगैरह जो है वो खाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है क्या है ये जो है डिस्पोजिशन पर होती है। फिर हाउएवर देयर इज़ अ रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी, द पेशेंट्स आर नॉट नेसेसरी डिपेंडेंट ऑन एन एक्सोजीनियस सप्लाई ऑफ इंसुलिन। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो एक्सोजीनियस सप्लाई होता था वो टाइप 1 में होता था। ठीक है, टोटली वो बाहर से इंसुलिन लेता था, लेकिन इसमें एक्सोजीनियस इंसुलिन की सप्लाई पे डिपेंडेंट आपकी बॉडी नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन क्या है कि देखिए इंसुलिन रिलीज कैन बी नॉर्मल और इवन इंक्रीज, बट द टारगेट ऑर्गन हैव अ डिमिनिश सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। पॉइंट यही है। ठीक है, टाइप 2 में कि जो सेल्स होती है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उस ख़राब होने की वजह से फिर जो है वो इंसुलिन को क्या है कि स्टिमुलेट वगैरह नहीं करवाएंगे। ठीक है, फिर क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस आर ओवरवेट। समझ गए स्टूडेंट कि ये एक्वायर्ड है, मतलब ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं। तो ओवरवेट को जो लोग होते हैं ना, तो वो मोस्टली टाइप 2 अगर होते हैं। द ओबेसिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन टू लार्ज इनटेक ऑफ फूड। देखिए ये जेनेटिक डिस्पोजिशन मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट ओबेसिटी हो गया। तो ओबेसिटी किस चीज़ से आती है, जब एक पर्सन ज़्यादा फूड खाएगा लेकिन लिटल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, वो सेडेंट्री लाइक लोगों को टाइप 2 ज़्यादातर लगते हैं। ठीक है, द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी सप्लाई एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज द कंजर्वेशन या कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड। देखिए ये एक इम्बैलेंसेस सा कंडीशन होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, इम्बैलेंस तो होता है, एबनॉर्मल होते हैं ना, क्योंकि एनर्जी जो सप्लाई होती है और जो मतलब क्या होती है सप्लाई एनर्जी और जो एक्सपेंडिचर होती है, तो वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन सप्लाई उसी तरीके से नहीं होती। ठीक है, और जो भी फैटी एसिड होती है ब्लड में वो उसी तरीके से ही कंसंट्रेशन में ही रहते हैं। तो दिस इन टर्न रिड्यूस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन मसल एंड फैटी टिश्यू। द रिजल्ट इज एन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन फोर्सिंग एंड इंक्रीज ऑफ इंसुलिन रिलीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होती है, ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि ग्लूकोज आपको एनर्जी सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस है, लेकिन आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो जो चीज़ आपको मिलेगा नहीं तो फिर यूटिलाइज किस जगह से करेगा, नहीं करेगा ना। तो ऐसी वजह से जो है वो इंसुलिन जो है वो एज अ रिज़ल्ट में रेजिस्टेंस हो जाती है, और फिर ये वो फोर्सिंग करेगा कि इंसुलिन रिलीज़ करेगा, लेकिन क्या है कि फोर्सिंग इंसुलिन रिलीज़ पर वो रिलीज़ होती। तो देखिए हमारे पास जो पैथोफिजियोलॉजी था, ठीक है, तो ये तो हमने जनरल ओवर यूज़ की थी। पैथोफिजियोलॉजी में यह है कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ओबेसिटी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, या मतलब लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ये डायबिटिक्स जो 2 टाइप से वो आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव फैट्स एंड एडोफोस टिश्यू काज रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड जो एडोफोकिन है, ठीक है, विच आर सिग्नल ए मॉलिक्यूल फॉर इन्फ्लेमेशन। देखिए एडोफोक्लेन एमसीक्यू के लिए याद रखें कि ये हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की जो सिग्नलिंग होती है ना फॉर इन्फ्लेमेशन के लिए,
तो वो ये एडोपोकेन जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ये एडोफोस टिश्यू से ही रिलीज होती है एडोपोकेन, ठीक है। फिर क्या है कि इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस द बॉडी प्रोड्यूस मोर इंसुलिन रिजल्टिंग इन हाइपरप्लेसिया, ठीक है, ग्रो इन नंबर एंड हाइपरट्रोफी ग्रो इन साइज, एमसीक्यूज के लिए याद रखें। एंड बीटा सेल्स अकर बट दिस वर्क फॉर अ वाइल कि देखिए हमारे पास ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो होते हैं ना, तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस मतलब रिजल्टिंग की वजह से होती है, क्योंकि इंसुलिन मतलब मोर इंसुलिन जब आएगा ना तो उसकी वजह से मतलब ये किस वजह से आते हैं ज़्यादा इंसुलिन, क्योंकि पेंक्रियास की नंबर में जो सेल्स है उसमें नंबर में भी इंक्रीज़ आया और सेल की साइज़ में भी इंक्रीज़ आया, ठीक है। तो जो बीटा सेल थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसुलिन है वो बनाएंगे। तो एलोंग विद इंसुलिन द बीटा सेल आल्सो सीक्रेट एमेक्लिन ओवर टाइम विच बुल्ड इन आइसोलेट। तो क्या कि बहुत जो है वो इंसुलिन और इंसुलिन के साथ जो है वो क्या बीटा सेल भी सीक्रेट करता है, ठीक है। बीटा सेल्स आल्सो किस चीज़ को सीक्रेट करते हैं, एमेक्लिन, ठीक है। और ये आपकी आइसोलेट्स में बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि बीटा सेल बिकम जो एग्जॉस्टेड डाई एंड श्रिंक बाय कंपेंसेशंस कॉल्ड hypertrophy. Then after it lead to hyperglycemia and cause symptom of type 1 diabetes mellitus। देखिए हमारे पास क्या है कि बीटा सेल्स के ये एग्जोगेट्स होती है, मतलब ये क्या होती है, पेटिक्स बन जाती है, जो मतलब ये ऐसा होते हैं ना जो नॉर्मल स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब डाइस तरीके से होती है और श्रिंक हो जाती है, मतलब स्मॉल हो जाती है। इसी तरीके से वो कंपेंसेशन में हाइपरट्रोफी करवाती है, ठीक है। हाइपरट्रोफी मतलब जो साइज़ है वही है, उसकी एट्रोपी हुआ है। फिर क्या है, देन उसकी वजह से जो है हाइपरग्लाइसीमिया अगर होती है, तो आपने याद रखना है कि हाइपरग्लाइसीमिया भी एक सिम्टम्स है किस चीज़ के, एंड काज सिम्टम आप तो आपको पता भी है कि टाइप 1 में क्या होता था, हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना। तो ये भी वही तरीके से जो है वो एक ऑप्शन है कि देन आफ्टर इट लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड कॉज सिम्टम्स, किस चीज़ के सिम्टम्स होती है, ये हमारे पास टाइप 1 की ही सिम्टम्स होती है, ठीक है। फिर क्या है कि इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस डायबिटीज कीटो एसिडोसिस इज़ वेरी अनकॉमन, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, टाइप 2 में, because there is still some circulating insulin for which beta cells try to compensate for insulin to regulate sodium and potassium pump। तो देखिए हमारे पास ये नहीं होती कि मतलब हाँ क्या होती है ये कंपेंसेशन में मतलब ये तो पेयर कंपेंसेशन में इसीलिए काम करेगा कि बीटा सेल तो प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, तो जब इंसुलिन सिक्रीशन नहीं करेगा तो फिर क्या होगी, इसी तरीके से कंपेंसेशन में जो सोडियम और पोटाशियम पंप्स थी वो ख़राब होंगी। फिर कम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो हाइपर ओस्मोलर जो हाइपर ग्लाइसीमिया होते हैं ना, तो द कंडीशन इन विच प्लाज्मा ऑस्मोलिटी गेट इंक्रीज एंड इट लीड टू डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी से फ्लूइड लॉस होती है, जब फ्लूइड लॉस होती है तो आपके बॉडी में रह जाएगा किस चीज़, जो सोडियम्स था, ठीक है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो लॉस नहीं हुए ना, तो वो उसकी वजह से क्या होती है, सैल्यूट की जो कंटेंट होती है मीन ऑस्मोलिटी मीन सैल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और सैल्यूट क्या होती है, जो वो मतलब क्या देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ है वो यूज़ करता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आयन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ठीक है। फिर ग्लूकोज एक्ट एज अ सैल्यूट, सो द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इन हाई विच काज वाटर कम इनटू ब्लड एंड सेल बिकम श्रिंक विच लीड टू इंक्रीज यूरिनेशन। तो इसी वजह से जो जितने भी सेल्स वगैरह होती है वो श्रिंक हो जाती है, और जितने भी ग्लूकोज होती है वो मतलब ये वो किस चीज़ में, यूरिनेशन और डिहाइड्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के एक जनरल सा डायग्राम, ठीक है, कि ये देखिए
ज़्यादातर 90% जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस क्या होती है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस जगह से, ठीक है, कि ये पेमिलियल क्या होती है, डिस्पोजिशन, मतलब ये फैक्टर होती है, ये सब्सट्रेट अपटेक एंड सब्सट्रेट कंज्यूम करा देते हैं। तो फिर इसकी वजह से जो है ओबिसिटी, सब्सट्रेट कंज्यूम और सब्सट्रेट जो है वो अपटेक, मतलब ये है कि ये उसकी लाइफस्टाइल में वो बर्गर वगैरह है कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। तो जब लाइफस्टाइल ख़राब हो और वो बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं ना, तो फिर उसको ओबिसिटी लग जाती है। तो ओबिसिटी जब लग जाती है तो इंसुलिन की जो बीटा सेल्स होती है वो ख़राब करा देती है ना, और जो सेल्स होती है बॉडी में, नॉर्मली सेल्स होती है, उसकी जो रिसेप्टर्स होती है वो इनसेंसिटिविटी शो करेगा, मतलब जो कोई भी स्टिमुलस आएगा तो वो उसको रिस्पांस नहीं करवाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि जो टारगेट सेल्स होती है फिर में क्या होती है, आपको तो पता है कि इस टाइम में जो है वो पेट से भी ग्लूकोज बनना पड़ेगा, तो ग्लूकोज जो कीटोन बॉडी है वो भी बनाते हैं। तो रिलेटिवली जो इंसुलिन डिफिशिएंसी आ जाती है तो हाइपर कैल्सीमी आ जाती है, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमी ये है कि ग्लूकोज तो ज़्यादा सेल में नहीं जाएगा, तो ब्लड में ज़्यादा कंसनट्रेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। फिर के जो साइन सिम्टम होते हैं, तो इन एक्यूट इनसफिशिएंसी डिफिशिएंसी द बैलेंस द एब्सेंस ऑफ इट इज इफेक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए जो क्या होती है एक्यूट में जब डिफिशिएंसी आ जाती है इंसुलिन की, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया का करेंगे, ठीक है। The extracellular accumulation of glucose lead to hyperosmolality, which further lead to polyuria, जो है पुलीफेसिया एंड पुली जो डिप्सिया और ग्लूकोयूरिया, ये सब हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। ये सिम्टम्स आती हैं। फिर क्या, द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज इज एक्सीडेड इन द किडनी सो दैट द ग्लूकोज इज एक्सीडेड इन द यूरिन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जब ब्लड में होगा तो किडनी वो उसको एक्सक्रीट करेगा। दिस रिजल्ट इन ऑस्मोटिक डायरेटिस एंड विद रीनल लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक जो डायरेक्ट्स होती है वो हम क्या कर ले विद रीनल लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करेगा और डिहाइड्रेशन करेगा, और डिहाइड्रेशन में जो है ज़्यादा थ्रस्ट वगैरह ये सब चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। फिर अदर जो सिम्टम्स है मस्कुलर वीकनेस है, हाइपर लिपिडीमिया है, कोशमोल एस्पिरेशन हमने पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालना, और जो वेट लॉस होती है ये भी अकर होती है। तो ये है हमारे पास जो डिफरेंस होती है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में। तो टाइप 1 जो है हमारे पास यंग एज में होती है और टाइप 2 जो है मिडिल एज में या एल्डर एज में होती है। ये इस तरीके से जो है हर टाइप 1 में जो बीमारी होती है, जो बॉडी मास इंडेक्स होती है वो ज़्यादा क्या होती है, नॉर्मल होती है टाइप 1 में। टाइप 1 में ओबिसिटी नहीं होगी, लेकिन टाइप 2 में ओबिसिटी ही होगी, ठीक है, ओवरवेट होंगे। नो इमीडिएटेड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, और इसी तरीके से टाइप 2 में है फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड कराते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, मतलब वीक वगैरह, ठीक है, ये उसमें सिम्टम अफेयर होती है, लेकिन ये इसकी जो टाइप 2 है उसकी जो साइन सिम्टम होती है वो एर और मंथ तक नहीं ज़ाहिर होती, ठीक है। जब वो 90% जो बीटा सेल है वो ख़त्म करा देती है फिर वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर क्या है कि कैन प्रेजेंट विद डायबिटिक्स कोमा, डायबिटिक जो कीटो एसिडोसिस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है डू नॉट प्रेजेंट विद डायबिटिक्स कोमा, ठीक है, डायबिटिक्स कोमा वगैरह 2 में आकर नहीं होते। जो इंसुलिन नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, मतलब जो इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है टाइप 1 में, और टाइप 2 में इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होती। प्रीवियस डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी, और ये जो जब प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई भी क्या होती है डायबिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो वे क्या होती है, ठीक होती है, ठीक है। तो प्रीवियस डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के लिए अलग कंडीशन है, हम पर बाद में पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्या है कि डिफरेंस, तो दीज डिफरेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। ये जो पहले हमने डिफरेंस पढ़ा है तो ये प्रूव नहीं हुए, लेकिन वो बता रही है, ठीक है।
गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि a form of glucose intolerance that is a diagnosis in some women during pregnancy। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है जब कोई भी डायबिटीज़ आ जाती है तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मलाइज मैटरनल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इन द इन्फेंट्स। ठीक है, तो इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है, तो इसके लिए हम उसको ट्रीट करेंगे। तो इट इज़ कॉमन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। हार्मोन इंटरफेयर विद द इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन एक्शन के साथ वो मसला बना देती है और रिसेप्टर के साथ मसला करा देती है। ठीक है, और ये थर्ड ट्रांसमिशन में ज़्यादातर होती है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी 5 to 10% ऑफ वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज आर फाउंड टू हैव टाइप 2। तो 10 से जो है 5 to 10% जो है वो जितने लोग होती है जब प्रेगनेंसी के बाद वो टाइप 2 डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होती है। फिर क्या होती है कि जो वुमेन हु हैव हैड गेस्टेशनल डायबिटीज हैव 20 to 50% चांस डेवलपिंग डायबिटीज़ इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। देखिए जो जिस वुमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो 50% या 20% चांसेस है कि वो आइंदा 5 to 10 ईयर में उसको डायबिटीज़ लग जाए। ठीक है, तो ये उसकी जो नॉर्मल रेट है ये आप ख़ुद देख लें। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए हम ये करेंगे कि मेजर जो कंपोनेंट है ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले हम डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे ओरल जो हाइपोग्लाइसीमिक वो थेरापी होती है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज की टेंटैक वगैरह ये जो है वो ओरल हाइपो जो है मतलब कम ग्लूकोज की जो थेरापी होती है। ठीक है, उसके लिए हम थेरापी देते हैं। मतलब ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, और जो ग्लूकोज कम हो तो फिर हम करवाएंगे। इंसुलिन थेरापी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कंट्रोल के लिए जो मेडिकेशन होती है तो इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो है देंगे। ठीक है, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी मतलब एटलीस्ट 30 मिनट जो है डेज पे वॉकिंग करना है। फिर अप्रोप्रिएट डाइट देना मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स एंड लो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट लाइफस्टाइल चेंजेस आपने करवाना है। फिर हमारे पास जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं आप डायबिटीज़ मेलिटस, तो डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, जो कीटोन बॉडी बन जाती है और आपकी किडनी जो है वो मतलब किडनी की वजह से मसला जो है वो एसिडिक आ जाती है। ठीक है, प्रोटीन वगैरह की मेटाबॉलिज्म में एलेफोलाइसिस की वजह से जो कीटोन बॉडी बन जाते हैं ना। फिर क्या होती है कि हाइपरग्लाइसीमिया हाइपर ऑस्मोलिटी स्टेट, ये भी हम क्या करेंगे, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि ज़्यादा क्या है कि ग्लूकोज लेवल और उसकी जो ऑस्मोलिटी होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है और जो सॉल्वेंट होती है वो कम हो जाती है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये भी अकर हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट के। ठीक है, डायबिटीज़ कोमा भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है मतलब जो डायबिटिक्स कार्डियो जो मायोपैथी होती है, तो इसमें क्या होती है कि जो डायस्टोलिक होती है मतलब डैमेज टू द हार्ट लीडिंग टू डायस्टोलिक डिस्फंक्शन एंड इवन हार्ट फेलियर। तो डायस्टोलिक मसला आ जाती है या हार्ट जो है क्या होती है इवेंचुअली हार्ट फेलियर की मसला जब आ जाती है तो ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हो गया। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी मतलब जो नर्व्स होते हैं ना ये तो नेफ्रो है। ठीक है, तो नेफ्रोमीन जो किडनी में जो नेफ्राम होती है उसमें कोई भी मतलब मसला आ जाती है फिर हम उसके लिए डायलिसिस करवाते हैं। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है ना, तो जब नर्व की सेंसेशन वगैरह ये क्या होती है स्ट्रक हो जाती है और मसला जो है वो बन जाती है। तो आपको पता है कि जितने भी डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं उसकी जो टच वगैरह है वो रिस्पांस नहीं करा देते। फिर क्या है कि डायबिटिक्स रेटिनोपैथी मतलब रेटिना पे वो इफेक्ट करा देती है और जो म्यूकोला होती है ना डेंस म्यूकोला वो हमारे बॉडी में जो है वो आइज़ में एक ऐसा पार्ट्स है जो जहाँ पे जो है वो क्या होती है विजुअलाइजेशन होती है, इमेज बनाते हैं। ठीक है, विच कैन लीड टू सीवियर विजन लॉस और जो ब्लेंडर होते हैं मतलब ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो जो मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ ये भी हो सकती है मतलब अथीरोक्लोरोसिस हो सकती है। ठीक है, पेट की डिपोजिशन होना, फिर डिजीज़ का काढ़े का मसला आ जाती है। फिर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। ठीक है, एंजाइना वगैरह पेन जो है चेस्ट में प्रोड्यूस हो सकती है। फिर डायबिटिक्स मायोनेक्रोसिस जो मसल वेस्टिंग होती है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रोक होती है मेनली द इस्केमिक टाइप। ठीक है, तो जो स्ट्रोक होती है वो इस्केमिक टाइप्स ही होती है। ठीक है, मतलब उसको ग्लूकोज जो ऑक्सीजन है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा। ठीक है,
तो वो उसकी वजह से फिर ब्लैकेज वगैरह आ जाती है और रोज़ को जो स्ट्रोक होती है ना वो बन जाती है। फिर क्या है कि ये सब हमारे पास जो अमेरिकन डायबिटिक्स एसोसिएशन की बुक्स है उससे लिए हुए है, ठीक है, ये रेफरेंस है। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।